हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सोना और चांदी में बीते दिनों हमने देखा है गजब की तेजी आई है, लेकिन चांदी हमेशा हार्ट बीट तेज भी कर देती है। उसका रिकॉर्ड रहा है कि वो जितना बढ़ती है वॉलेटिलिटी उसमें इतनी ज्यादा होती है कि वो कितना प्रतिशत भी गिर सकती है। तो करंट सिनेरियो में गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसके पीछे काम क्या कर रहा है? गोल्ड और खास करके सिल्वर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है और इसमें निवेश के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, ये सब कुछ बताने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में है। वरिष्ठ पत्रकार वो हैं, खास करके उनका रिसर्च चांदी के ऊपर बीते दिनों हमने देखा है। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं मिलके। पॉडकास्ट पैसा बोलता है में उनके साथ मैं कर चुकी हूं, आज मैं लेकर के आई हूं उस पॉडकास्ट का पार्ट 1 आपके लिए। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। वो बताएंगे आपको कि 2026 से लेकर ही नहीं 2030 तक आपकी गोल्ड एंड सिल्वर में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना रुकना चाहिए आपको, छोटे निवेशकों के लिए ये है या फिर नहीं है, अमेरिका क्या कर रहा है चांदी में, जापान क्या कर रहा है चांदी में, चाइना क्या कर रहा है चांदी में, ये सब आज पहले पार्ट में आपको पता चलने वाला है। आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट आपको कर दूं, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को भी आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो बड़े पॉडकास्ट हमारे होते हैं उसकी छोटी क्लिप्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेकर के आपके सामने यहां हम हाजिर होते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं उत्पल चौधरी सर को। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सोना और चांदी बीते कई महीनों से लगातार भाग रहा है। आपने सोने और चांदी में निवेश किया हो या निवेश ना किया हो, मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां आप सभी को, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वर्ल्ड में किसी भी देश के घरों में उतना सोना चांदी नहीं है जितना भारतीयों के पास है। इस लिहाज से नेटवर्थ तो आपकी भी बढ़ी है। अगर फोमो का आप शिकार हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कब खरीदा जाए, अभी तक निवेश अगर आपने नहीं किया है तो ये पॉडकास्ट आपकी मदद करेगा। ये समझने में मदद करेगा कि सोने और चांदी में आग लगी कब से। रॉकेट ये हो तो गया है, लेकिन ये उड़ान कब तक जारी रहेगी। इसके अलावा सोने और चांदी का सही निवेश भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए अगर सोने में डाले होते तो वो अब तक 1,80,000 के करीब तो पहुंच गया होता। लेकिन इसी निवेश में बहुत से लोग ज्यादातर पैसा टैक्स में दे देते हैं, क्योंकि निवेश का तरीका गलत होता है। चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आप बीते कई महीनों से सोने और चांदी को लेके ही लोगों को राय देते चले आ रहे हैं। निवेश करना है नहीं करना है, सही दिशा में जाना है नहीं जाना है, ये सब तो बात का सवाल है। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है सोने चांदी में। देखिए, चांदी को ना पहले समझना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं तो स्क्रीनर में जाकर देखते हैं उसके पूरे प्रोफाइल को कि क्या है, किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू क्या आ रहा है, तमाम चीज़। लेकिन सिल्वर और गोल्ड के मसले पे उसको समझना जरूरी है कि है क्या। देखिए, एक तो है कि इसमें जो है ये प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ना सिल्वर हो सकता है ना गोल्ड हो सकता है। जितना हमारे पास है उतना ही है। और जो डिमांड सप्लाई का खेल है, गोल्ड में है कि जो है रिजर्व रखा जा रहा है वो, लेकिन सिल्वर के साथ है कि इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। आप इंडस्ट्री में इस तरीके से समझ लीजिए कि टॉम हॉक मिसाइल जो बनता है, अमेरिका जो बनाता है मिसाइल, उसमें 15 kg सिल्वर लगता है एक में। अब जैसे कि जो ईवी गाड़ियाँ बन रही हैं, ईवी गाड़ी में आप 400 किलोमीटर चलते हैं तो जो बैटरी, अब उसमें सिल्वर की बैटरी लगेगी। जैसे सैमसंग ने ऑलरेडी एक माइन को हायर कर लिया है, पहले से ही कर रखा है। या BMW की खबर अभी आई है कि BMW भी जो है अब सिल्वर लेगा। अब एक जो है ईवी गाड़ी में 1 kg सिल्वर लगेगा, और 1 kg सिल्वर से आप 1100 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं और 8 मिनट के अंदर वो चार्ज हो जाएगा। तो सिल्वर का इस तरीके से डिमांड है। प्लस सोलर पैनल, जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात हो रही है कि जो है अपने यहाँ भी 2030 तक में रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर पैनल पे जो है ज़बरदस्त काम करना है। तो जो इस समय है कि सोलर पैनल पे पेस्टिंग होता है सिल्वर का, और सिल्वर जो है वो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो उसके कारण 7,000 मेट्रिक टन जो है वो डिमांड आ गया सोलर पैनल पे, क्योंकि सोलर पैनल बढ़ता जा रहा है। और आप AI को देखें,
एआई का जो डाटा सेंटर बन रहा है वो डाटा सेंटर पूरी तरीके से बन रहा है। अब डाटा सेंटर का इतना ज़बरदस्त मार है कि एलन मस्क ने कहा कि जो धरती का जितनी बिजली है, जितना एनर्जी है, वो खा जाएगा एआई का डाटा सेंटर। अब उस एआई के डाटा सेंटर के लिए जैसे कि चाइना पहले से तैयार हो गया और उसने क्या किया, 11 न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिए एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, और 33 पे काम चल रहा है, तो 44 तैयार हो जाएगा वहाँ तक। लेकिन जब ये डाटा सेंटर बनेगा तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी सिल्वर की। तो सिल्वर का एक कैलकुलेशन आ रहा था कि 330 टन, जो 500 मेगावाट का जो डाटा सेंटर होगा उसमें 330 टन सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिल्वर का डिमांड बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। हालांकि सिल्वर का ऑल्टरनेट कॉपर भी है, लेकिन कॉपर उस तरीके से नहीं दे पाएगा रिजल्ट जैसा कि सिल्वर देता है, या सिल्वर का जो काम है। तो इस तरह से सिल्वर का बड़ा ज़बरदस्त डिमांड हो गया है। अब सिल्वर है कितना, तो सिल्वर जो टोटल है पूरी धरती पे जो निकल चुका है बाहर, 17,50,000। आप उसको इस तरीके से समझिए कि 55 मीटर लंबा, 55 मीटर चौड़ा और 55 मीटर ऊंचा एक क्यूब ले लीजिए। अगर आप जो लूडो खेलते हैं जो क्यूब है, उतना बड़ा अगर ले लें तो उतना ही सिल्वर है। और सिल्वर जो है बाकी ज़मीन के अंदर है, जो 5 लाख मेट्रिक टन के आसपास है, जिस पे काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और जो बाकी जगह जो इसमें जो 17,50,000 में, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो माइन पे पड़े हुए हैं जिस पे काम हो रहा है, जिसमें कि आप लगभग 72,000 मेट्रिक टन जो है चाइना के पास है, पेरू के पास है 1,40,000 मेट्रिक टन, मैक्सिको के पास है, अमेरिका के पास भी है 23,000 मेट्रिक टन। तो ये सिल्वर पड़े हुए हैं। तो सिल्वर, और दूसरी बात कि जब ये निकला इसमें से तो 14,50,000 इस्तेमाल पे हो चुका है अब तक। उस 14,50,000 में 50% इंडस्ट्री पे चला गया। 50% मतलब 7.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास जो है इंडस्ट्री खपत हो गई। इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रहा है वो सिल्वर आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक में डॉट डॉट लगते हैं, जो आप देखेंगे किसी में, तो उस डॉट को रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, या काफ़ी महंगा हो जाता है। या जैसे मिसाइल मारा गया, मिसाइल खत्म हो गया, वो क्षय हो गया एक तरीके से, मतलब नेचर में पड़ा रहेगा लेकिन उसको रिट्रीव करना मुश्किल है, तो वो चला गया। 7.5 लाख जो बाकी बच गए, मतलब 6.5 लाख के आसपास मेट्रिक टन जो सिल्वर बच गया, उसमें से मिसिंग बहुत है। क्योंकि सिल्वर जो है 7,000 साल से, मेसोपोटामिया के समय से सिल्वर चल रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि जो दफन किया जाता था उसके साथ सिल्वर कर देते थे ये, तो उसमें से ये देखा गया कि 2 लाख मेट्रिक टन सिल्वर जो है वो गायब है, मिसिंग है इस समय। तो बच गया आपके पास 4.5 लाख मेट्रिक टन। अब 4.5 लाख मेट्रिक टन में लोगों के घरों में और जो क्या कहते हैं मंदिर में, इन चीज़ों पे जो है बर्तन हैं, ये लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास है। इसमें कॉइन भी शामिल है, 10,000 मेट्रिक टन के आसपास कॉइन है। तो ये बच गए 2 लाख मेट्रिक टन। तो सारा खेल इस 2 लाख मेट्रिक टन के अंदर हो रहा है। अब इस 2 लाख मेट्रिक टन में कहानी ये है कि मॉर्गन जो है वो सबसे बड़ा सिल्वर का प्लेयर है। जेपी मॉर्गन जो बैंकर है, उसके पास 23,000 मेट्रिक टन है। जो है लंदन बुलियन मार्केट, उसके पास जो है 20,000 मेट्रिक टन सिल्वर है। 14,000 मेट्रिक टन जो है कॉमिक्स के पास में, 6,000 संघाई के पास होता था, जो अभी खत्म हो गया है लगभग। इन सब के पास भी घट गया है, 55% घट गया है। तो ये सब सिल्वर हो गए। बाकी जो ETF लेते हैं आप, वो उसमें 25,000 मेट्रिक टन के आसपास सिल्वर चला गया। और जो बहुत सारे जो प्लेयर आए हैं इस समय, उसमें से 63,000 मेट्रिक टन जो है अभी पिछले 10 साल में इन लोगों के द्वारा खरीदारी की गई है। और जो सिल्वर बच रहे हैं वो सिल्वर सब गायब है पिक्चर से। अब वो सिल्वर का होल्डर कौन है, कोई कंट्री है, और सिल्वर को लेकर जिस तरीके से बाकी चीज़ें जो फैक्ट्री चलनी है, EV चलना है, सब कुछ चलना है, उसमें सिल्वर की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि सिल्वर महंगा होगा या सस्ता होगा इससे कंपनी को मतलब नहीं है। अगर सिल्वर का प्रोडक्शन मिलना बंद हो गया तो EV का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा गाड़ियों का। जैसे कि मैग्नेट देना बंद हो गया था, चाइना ने मैग्नेट देना बंद कर दिया, तो हमारे यहाँ EV गाड़ियाँ स्लो हो गई थी, या पूरी दुनिया में फ़र्क पड़ने लगा था। हाँ। तो उसी तरीके से सिल्वर को लेकर जो है एक बड़ा ज़बरदस्त डिमांड है इंडस्ट्री का, और इसके कारण जो है जो तेज़ बाइंग हो रही है, जो आप देख रहे होंगे $10 का अंतर है चाइना और जो है बाकी दुनिया के इसमें सिल्वर में। क्योंकि चाइना में जो है सारा काम जो है वो इंडस्ट्री मेनली वहीं, और रिन्यूएबल एनर्जी वहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह वहीं पे है, तो उसको लेकर बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। तो इसके कारण जो है एक शॉर्टेज देखा जा रहा है, और इसके कारण ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। और सिल्वर जैसे से कम होता चला जा रहा है, उसको लेकर उस तरीके से क्राइसिस बढ़ता जाएगा, और उसका रेट उसी तरीके से इजाफा होता जाएगा। मेरा सवाल इसमें ये है कि चाहे EV बैटरी बनने की बात है, या आपने कहा कि मंदिरों में बर्तन घरों में है, या कुछ चांदी जो गायब हो गया है, या हम सोलर पैनल में इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें तो 20 में भी थी, 21 में भी रही होंगी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में। ये अचानक से हमने क्यों देखा कि बूम वाली जो परिस्थिति है वो 25 में आनी फिर शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो बिल्कुल नई नई पैदा हुई? बिल्कुल ऐसा है कि जो 2009 से लेकर जो है आपको 2020 तक डिमांड कम था, सप्लाई ज़्यादा था, तो उसमें बहुत सारे सिल्वर बच रहे थे।
और सिल्वर पाइल अप हो रहा था। 21 से जो है के बाद से फिर जो है डिमांड बढ़ने लगा और सप्लाई कम होने लगा। अब क्या हुआ कि जो 25,000 मैट्रिक टन जो है सिल्वर निकलता है माइन से, 6,000 मैट्रिक टन जो है वो जो बर्तन है, ये है कॉइन है जो आपको रिफाइन होकर आ जाता है, तो 31,000 मैट्रिक टन। उसके बाद से 36,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है डिमांड आने लगा। इस 5 साल से 2025 तक जो है 36,000 मैट्रिक टन के आसपास था। तो ये 5,000 मैट्रिक टन का जो शॉर्टेज हो रहा था, तो 21-22 में आकर ख़त्म हो गया। जो बचा हुआ था, जो 20 तक जो बचा हुआ था सिल्वर, वो खत्म हो गया। अब 23 से क्राइसिस शुरू होने लगा, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर उसके बाद से क्या हुआ, जैसे जैसे क्राइसिस होने लगता है, थोड़ा जो है डिमांड ज़्यादा होने लगा, तो उसके कारण जो है वो फिर जो है बूस्टअप हो गया आकर 2025 में। अब 2025 में जो कहानी बताई जा रही है, जैसा कि देखा जा रहा था कि एक स्टडी कर रहा था कि 15 फरवरी 2024 से चाइना का जो सिल्वर का प्राइस था और बाकी दुनिया का प्राइस था वो सेम था। उसके बाद से वो गैप बढ़ता चला गया। उसको फ्लक्चुएशन करते हैं ऊपर नीचे करते करते जो है रेट को कंट्रोल रखते थे, क्योंकि उस समय ETF में लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। और उसके बाद से मैं देख रहा था कि 21 अगस्त 2024 से उसमें बढ़ोतरी शुरू होने लगी, गैप $2 का गैप बढ़ने लगा दोनों के बीच। और ये फिर आते आते 2025 के मार्च से उस पर बूम हो गया। क्योंकि पहले ये लोग क्या करते हैं कि रेट को फ्लक्चुएट करके कंपाइल कर रहे थे, कंपाइल करते करते जा रहे थे, और जब शॉर्टेज हो गया, मिलना बिल्कुल कम हो गया। पहले तो लोग थोड़ा सा भी रेट फ्लक्चुएट हो रहा था लोग बेच देते रहे थे, जो बाकी होल्डर भी रखे थे वो बेच दे रहे थे। जब ये कहानी समझ में आ गई कि सिल्वर कहीं जमा हो रहा है, किसी देश में जमा हो रहा है, कहीं जमा हो रहा है, तो जो बड़े बड़े प्लेयर थे, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा था, जो एक बड़ा जो सिंडिकेट है इन लोगों का, वो सब की खरीदारी हुई है इस साल जाकर अप्रैल में, 2025 के अप्रैल में खरीदारी हुई है। और 2025 तक जो है मार्च तक जो है चाइना पूरी तरीके से मैनेज करता रहा, और वहाँ से उसका सिल्वर जो है ज़बरदस्त ढंग से पाइल अप हुआ है। इस चीज़ का आप गंभीरता इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो है ट्रंप ने जो आकर इसको क्रिटिकल मिनरल्स घोषित करवाया, क्रिटिकल मिनरल्स जो है USGS ने घोषित किया, तो सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स पे डाल दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अभी व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, सेक्शन 232 लगाया गया है। 232 में ये लगाया गया है कि आप सिल्वर जो भी खरीदेंगे एक फिक्स रेट होगा। मतलब सिल्वर के सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये जान रहा है कि सिल्वर जो है एक बहुत बड़ा, आप सिल्वर को इकॉनमी से मत जोड़िए, आप सिल्वर को सीधा जो है बिजनेस और जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोडक्शन चल रहा है उस चीज़ से। तो उसमें इनको लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से रेयर अर्थ पे पूरी तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया, 93% जो है प्रोसेसिंग है, 60% माइन पे है उसका मैग्नेट जो है वो एक जो 7 चीज़ों पे जो बैन किया था अमेरिका का, 98% प्रोडक्शन है वो चीन के पास में है। तो उस तरीके से इसको लगा कि कहीं जिस तरह से चीन ने घुटने पे लाया, ट्रंप तो घुटने पे आया साउथ कोरिया में उसके कहने पे, तो सिल्वर पे ऐसा ना खेल कर दे, क्योंकि सिल्वर एक बड़ा ज़रूरत है। तो क्योंकि पेंटागन को बहुत ज़रूरत है सिल्वर का, बाकी जो है EV की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ उसको ज़रूरत है। तो ये सिल्वर को लेकर अमेरिका और चाइना का टसल आप इसको कह सकते हैं, और ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, ये कहानियाँ बदलती जाएगी। मैं एक और डेटा देख रही थी सर, तो मैंने देखा कि चाइना ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स में जो उसका निवेश था उसे बहुत कम कर दिया है, और ये बीते 17 साल के सबसे निचले स्तर पे है। इसमें यह भी बताया हुआ था कि सोने और विदेशी शेयरों में अब अपना पैसा चाइना लगा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, और ये जो अमेरिका कर्ज में दबा हुआ है उसको देखते हुए चाइना की ये स्ट्रैटेजी है। तो थोड़ा ये आप हमें समझाएंगे कि ये क्यों, इसके पीछे की वजह क्या, और खासकर चांदी में तो कैसे निवेश बढ़ाया वो आपने बता दिया, सोने में भी निवेश बढ़ाया चाइना ने। हाँ, तो ये देखिए, जो आप जो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अमेरिका क्या करता है, ट्रेजरी बॉन्ड बेचता है। ट्रेजरी बॉन्ड हो गया कि आप एक तरीके से, आपको हमने बॉन्ड दिया, एक वादा दिया, आपसे हमने पैसे ले लिए। जैसे आपको लगता है कि मैं जो है, आप समझिए कि मैं आपको, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, मैं आपको पैसे दे दूंगा 5 साल के बाद, तो मैंने आपको एक प्रॉमिस नोट दे दिया कि आपको हम 5% ब्याज पे इतना पैसा दे देंगे, और आपने मुझे पैसा दे दिया, हमने आपको कागज़ दे दिया। तो ट्रेजरी बॉन्ड उसी तरीके से काम करता है। तो अमेरिका के पास जो है $38.4 ट्रिलियन का जो है कर्ज है, जो बॉन्ड बांटा हुआ है उसने, देश में बाहर में सब जगह, और ये उसके GDP का जो है 122% है। एक रॉग हफ रेनहार्ट का फॉर्मूला होता है कि 90% से जब ऊपर बढ़ते हैं तो खतरनाक हो जाता है, 100% से ऊपर जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाता है। मतलब जो आप कमा रहे हैं वो सारा पैसा तो आप दे रहे हैं, हाँ। और 122% हो गया, तो अमेरिका की इकॉनमी तो कमज़ोर हुई। तो जब ये अमेरिका का इकॉनमी कमज़ोर होने लगा, और इसमें डॉलर को कमज़ोर करना चाइना का मेन पर्पस है, क्योंकि चाइना जो है चाहता है कि युआन उसका मजबूत हो। जब डॉलर जो है, एक समय पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है या जो स्विफ्ट करते हैं हम लोग, सब डॉलर का मोनोपोली है। तो एक समय 75% होता था 2000 के आसपास में,
उसको कम करते हुए अभी 56% के आसपास आ गया। तो डॉलर को कमज़ोर कर रहा है। युआन जो पहले जीरो था, युआन इस समय जो है 4.83% के आसपास आ गया है। तो वो और जो ट्रेड करने लगा है वो अपनी लोकल करेंसी में करने लगा है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका पे दबाव डालने के लिए चीन के पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड लिया हुआ था, उसने 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लिया हुआ था। जापान दूसरे नंबर पे था 1.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तो उसके बाद से चीन इंडिया ने भी लिया हुआ है। इंडिया भी लिया हुआ है। इंडिया बहुत कम है, लेकिन इंडिया फिर भी टॉप 20 में है। तो उसके बाद से, और इंडिया ने अभी हाल में बेचा है, जो है अभी आरबीआई ने बहुत तेज बेचा है जो है उसमें बॉन्ड का, वो अमाउंट में भूल गया, लेकिन अच्छा खासा बेच दिया उसने, 21% बेच दिया उसने। तो इसमें फिर चाइना ने जो है बॉन्ड उसको बेचना शुरू किया, और बॉन्ड बेचने के बाद वो पैसे गोल्ड में लगने लगे, सिल्वर में लगने लगे। जो पैसा एक्स्ट्रा आया उसने, चूँकि उससे क्या हुआ कि अमेरिका पे दबाव आएगा। अमेरिका ने क्या किया, आनंद फांड में तभी उसका ऑक्शन लगाया कि उसके बॉन्ड को कोई खरीदे, तो बॉन्ड नहीं खरीदा गया। अभी जो वहाँ पे ये हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है ट्रेजरी बिल में 2-3 तरह के होते हैं। तो ये 10 साल 30 साल वाला होता है, एक होता है छोटे समय के लिए। तो अमेरिका अभी जो है फेड जो है वो ट्रेजरी बिल खरीद रही है मॉर्गन से। मॉर्गन को वो नोट छाप के देगी और उससे लेगा। तो अमेरिका का कंडीशन ख़राब था, और चाइना ने जो है उसने देखा कि कंडीशन ख़राब है, तो उसने मार दिया हथौड़ा उस पर। तो इस तरीके से उसने लगभग 600 बिलियन डॉलर का बेच दिया, मतलब जस्ट कहिए वो हाफ कर दिया है। चीन जापान अभी भी है, जापान में अभी एक प्रोजेक्ट फंस गया था अमेरिका का, तो जापान ने धमकी दिया कि मैं भी बेच दूंगा। तो फिर जो है ट्रंप ने उसके साथ समझौता किया और तमाम चीज़। तो मेन पर्पस है कि देखिए लड़ाई जो है इस समय आप कहें तो वर्ल्ड वार 3 एक तरीके से ऑन है। पहले वर्ल्ड वार 1 और 2 जो है हथियारों से लड़ा जाता था, इस समय जो है व्यापार से लड़ा जा रहा है, क्योंकि चीन जो है वो व्यापारी आदमी है। चीन मतलब जो आर्मी है उसके पास वो दिखाने के लिए है कि आप मेरे पास आम वाला हमला नहीं कर सकते हो। और बाकी उसका वार जो है वो बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि आप उसको देखिए कि उसने ये बेचा ही बेचा, बॉन्ड बेचा जो है, डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश किया। ब्रिक्स वाली करेंसी वाली बात आई कि हम लोग आपस में जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, ब्रिक्स के जरिए करेंगे। उसने अपने जैसे स्विफ्ट के जरिए पैसे जनरेट होते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं, उस तरीके का अपना सिस्टम बना लिया उसने। जो BRI जो प्रोजेक्ट है जो बनाया, जिसमें कि वेनेजुएला भी आ रहा था और आपका पेरू भी आ रहा था, और ये तमाम जो आ रहे थे, जो अमेरिका ने जो हमला किया वेनेजुएला पे, वो कोई तेल वेल का हमला नहीं है, वो जो है ये सारा इकॉनमी के आसपास की कहानी चल रही है, सारा सिल्वर की कहानी चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? सिल्वर में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सिल्वर जो है टोटल जैसे 25,000 मेट्रिक टन सिल्वर निकलता है, उसमें से 16,000 मेट्रिक टन सिल्वर जो है वो लैटिन अमेरिका से निकलता है। लैटिन अमेरिका मतलब पेरू से निकलता है, मैक्सिको से निकलता है, कनाडा से निकलता है, अमेरिका से निकलता है, इन जगहों से। तो आप 60% सिल्वर जो है इधर से निकलता है रिसोर्सेज में जो है। बाकी जो है 6,000 मेट्रिक टन सिल्वर जो है वो न्यूट्रल है, जिसमें कि भारत के पास भी है, पोलैंड है, तमाम चीज़ें। और उस 6,000 में से 4,000 जो है वो अमेरिका के साथ है, भारत को छोड़ दीजिए। तो एक तरीके से जो 25,000 मेट्रिक टन सिल्वर निकल रहा है, उसमें से 20,000 मेट्रिक टन पे जो है अमेरिका का कब्जा है। और जो है चाइना के पास 3500 मेट्रिक टन अपना है, 1200 मेट्रिक टन जो रसिया वाला है वो हो जाएगा। रसिया वाला भी ये हो गया कि रसिया का जो बार बन के जाता था, तो लंदन बुलियन मार्केट ने ये कहा कि हम उसी बार को लेंगे जिसमें रोमन पे लिखा हुआ रहेगा, उसका जो हर बार के ऊपर एक जो है यूनिक कोड होता है, तो वो रोमन पे हो, और रसियन लैंग्वेज पे लिख रहा है। तो वो 1200 टन के आसपास बनाता है। तो वो जा रहा है इसके पास जो है आपको चीन के पास जा रहा है, प्लस कजाकिस्तान का जा रहा है। तो इस समय चीन को उसने बिल्कुल हाशिए पर रखा है, क्योंकि चीन के पास सिर्फ सिल्वर जो अभी आएगा वो चीन का, रसिया का और कजाकिस्तान का, बाकी में अमेरिका का कब्जा हो गया, भारत बिल्कुल न्यूट्रल है। तो एक तरीके से बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है। लेकिन उसमें क्या है कि प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग में जो चक्कर है कि प्रोसेसिंग कैसे होगा, आप करेंगे कहाँ से, क्योंकि चीन के पास 24 प्रोसेसिंग है, वो जो है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर है उसके पास। चीन देखिए 15% 11% के आसपास सिल्वर प्रोड्यूस करता है और 60% उसका प्रोसेसिंग है। जैसे 10% कॉपर प्रोड्यूस करता है और 50% प्रोसेसिंग करता है, जैसे कि 93% रेयर अर्थ में करता है। तो प्रोसेसिंग के जरिए उसने बड़ी ज़बरदस्त करा है। तो अब सिल्वर निकाल तो लोगे, प्रोसेसिंग करने के लिए आपको चाइना के पास आना पड़ेगा, और जापान के पास 13 है दूसरे नंबर पे, 13 कैसे जाओगे। तो ये जो सेक्शन 232 जो लाया गया है, इसके तहत ये जो तय करेंगे कि एक रेट फिक्स होगा, कि आप कल को रेट फिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो बाकी जो प्रोसेसिंग सेंटर है उसका सिल्वर जा सके। ऐसा नहीं होगी फिर चाइना उधर से करके चाइना अपने रेट पे बेच दे। तो ये पूरा जो है गेम चल रहा है। और लेकिन इसमें सिल्वर में जो जनता जो सिल्वर खरीद के रख ली हुई है, बड़े ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन होंगे, उठापटक बहुत ज़बरदस्त होगा, इसमें रेट को काफ़ी तेज़ गिराया जाएगा, क्योंकि कमज़ोर हाथ से निकालना है। मैं ये वाला टॉपिक आपसे समझूं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वो एक बार फिर से क्लियर करें। आपने कहा तेल की लड़ाई नहीं है वेनेजुएला के लिए?
सिल्वर की है? सिल्वर की लड़ाई, क्योंकि वेनेजुएला के पास जो है 330 बिलियन जो है उसके पास तेल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व है। हाँ। उसका तेल बहुत गंदा तेल है। बहुत तेल दो तरह का होता है, एक लाइट तेल होता है, एक हार्ड ऑयल होता है। तो उसके पास हार्ड ऑयल है। हार्ड ऑयल के लिए जो रिफाइनरी है वो अमेरिका के पास ही है, जो बाकी दुनिया के पास कम है, चीन के पास है। और दूसरा क्या होता है कि जो 75% तेल जो है चीन मंगाता है। चीन ने सब जगह कब्जा कर लिया, सिर्फ तेल जो है उसकी एक कमज़ोर कड़ी थी। तो वो तो है ही है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि इनके पास जो है ज़बरदस्त ढंग से वेनेजुएला के पास एक तो गोल्ड है, उसके पास 163 जो है मैट्रिक टन गोल्ड उसका रिजर्व है। जो इंडियन एम्बेसी की एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, क्योंकि भारत सरकार जो है वहाँ पे किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए वो रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में 7,000 मैट्रिक टन गोल्ड है उसके पास, और 4100 मैट्रिक टन गोल्ड पता है, 11,000 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड है जो है वेनेजुएला के पास, नंबर 1। दूसरा, सिल्वर के बारे में पता नहीं चल रहा है। सिल्वर के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त सिल्वर है। और एक है उसके पास कोल्टान। कोल्टान जो है एक रेयर अर्थ है, जिसको अफ्रीकन डायमंड, ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है। वो बहुत ज़बरदस्त माल होता है। जो रेयर अर्थ में जो चाइना जो जिस तरीके से अमेरिका को पीछे ला रहा है, उसी तरीके से कोल्टान का काम होता है रेयर अर्थ के लिए। तो जो है इसने तेल एक बहाना है, मेन जो है इसके जरिए उसने देखिए एक तरह के गोल्ड आ गया उसके पास, 11,000 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड आ गया। सिल्वर के बारे में है कि अभी तक खोज नहीं हुआ है, सिल्वर बहुत ज़बरदस्त ढंग से है। और कोल्टान जो सबसे महंगा जो है, वो कॉन्गो के बाद सबसे ज़्यादा कोल्टान जो है वेनेजुएला के पास है, और वो मिल जाएगा अमेरिका को। तो ये चीज़ हो जाएगी। और ये जो तमाम चीज़ हो रहा है, और अभी बड़ा ये है कि अभी प्रोसेसिंग सेंटर जो है अमेरिका में नहीं बन रहा था। पहले अमेरिका था नंबर 1 प्रोसेसिंग में 1980 के आसपास। उसके बाद से वहाँ रूल रेगुलेशंस, ग्रीन एनर्जी और ये वो हंगामा वगैरह होने लगा। तो वहाँ से चीन ने उस कंपनी को खरीद लिया, और चीन उस तरीके से आगे बढ़ गया। तो अभी जो है वहाँ लिथियम का जो है प्रोसेसिंग सेंटर जो है इस वक्त अमेरिका में एक ऑपरेट शुरू हो गया है। तो ट्रम्प जो है उस चीज़ पे जा रहे हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है, जो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, उसकी ज़बरदस्त लड़ाई है, और ये है लिमिटेड, और इस पे बढ़ता जाएगा और इसका कीमत भागता जाएगा। कीमत भागता जाएगा। फिर ये तो मैंने की पॉइंट नोट कर लिया, मेरे व्यूवर्स ने भी डेफिनेटली नोट कर लिया होगा। अब हम अगर इसके ऊपर ही सर आगे बढ़ें कि कीमत बढ़ता जाएगा, ये तो मैं समझ गई, तो कहाँ तक बढ़ता जाएगा पहले तो ये समझाएं। फिर हम वो वाला टॉपिक जो आप छेड़ रहे थे कि सिल्वर में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, जो सिल्वर जो था ना 1980 में $50 गया था। $50 के बाद उस समय 2 हंट ब्रदर थे, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था और सिल्वर को लेकर भाग गया था। उसके बाद सिल्वर गिर गया, बिल्कुल दबा रहा। तो उसके बाद से 80 के बाद 2011 में फिर $50 गया। मतलब 31 साल के बाद जो $50 में 80 में खरीदे होंगे, वो ये 31 साल के बाद उसको $50 मिला। फिर उसके बाद से सिल्वर गिर गया। फिर 2025 में जाकर जो है $50 क्रॉस किया। तो क्या हुआ कि $50 था, यूँ नीचे आया, फिर $50 गया, फिर नीचे आके फिर $50। तो ये कप बन गया, इस तरह का कप है ना। ये गहराई और ये तो कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। हाँ। ये पैटर्न जो होता है ये बहुत ऑथेंटिक होता है, और इसमें कारक जो होते हैं, जो सपोर्ट करने वाला वो फैक्टर होना चाहिए, जो डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क था। हाँ। तो इसके हिसाब से $96 दिख रहा है। इसकी गहराई और इसकी गहराई को कैलकुलेट करने के बाद $96 जाता हुआ दिख रहा है। तो ये $96 जाएगा, ये तय है। अब जो है इसमें ये हो गया कि अभी $50 के बाद जब ये गया, उसके बाद वहाँ एक दूसरा लेयर एक और कप बन गया, जो है 29 दिसंबर को वो जो है 81.70 गया, उसके नीचे आ गया। फिर वो $81.70 पे गया, फिर दूसरा कप बन गया। फिर जो है वहाँ जब बन गया, उसको जब क्रॉस किया तो एक कप के साथ एक छोटा कप और बन गया। तो जो छोटा कप बन गया, तो वहाँ से फिर उसका जंप जो है वो 21% पे जा रहा है। तो वो $106 पे जाता हुआ दिख रहा है। अब उसमें हो गया क्या, लेकिन इसमें काफ़ी उठापटक भी होगा, ऐसा नहीं कि सीधा चलता जाएगा। हाँ। उठापटक भी होगा। अब $106 पे जो हो गया, जब 80 का हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर रहे थे कि जो 1980 में जो गया था 50, अगर इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ जोड़ दिया जाए तो वो डॉलर आज के इस पर कितना होगा, तो वो डॉलर आज के डेट में आ गया आपको लगभग जो है क्या कहते हैं, एक 200 ऊपर चला गया था, 295 के आसपास चला गया था, लेकिन फ्रॉड था। फिर 2011 का हमने किया कैलकुलेट, तो 2011 का फिर आया $75 के आसपास उसका। उसके बाद से चूंकि ये 32 साल का गैप था, तो 32 साल को जो फिर एवरेज करके, जो एवरेज आउट करके 16 का लिया, जो है 16 साल। तो 16 साल
जब लिया 95 से, जब हमने कैलकुलेट किया डॉलर को, $50 को लेकर, तो वो $50 आ गया 105.76 पे, 106 पे। तो 106 जो दिख रहा है 3 तरीके से, एक तो कप एंड हैंडल से, डबल कप एंड हैंडल बन गया वो, एक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट से, हाँ। और तीसरा एक फेबोनाची है। फेबोनाची के हिसाब से $83 दिया था उसने, जो $83 उसने क्रॉस कर दिया। 83 के बाद अब फेबोनाची 100 एक्सटेंशन वो 106 दे रहा है, तो $106 यहाँ आ गया। अब जिस तरीके से कारक जो सपोर्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से उठापटक होगा काफ़ी, हाँ। लेकिन आएगा। अब इसके बाद से एक आ गया लुकास सीरीज। लुकास सीरीज में था कि 29 से लेकर 48 तक रुकेगा, उसमें काफ़ी दिनों तक रहा। अब 48 अभी हाल में क्रॉस किया ना, अक्टूबर के आसपास से क्रॉस किया, तो वो लुकास सीरीज के हिसाब से वो रुका रहा। फिर 48 से लेकर 72 का सीरीज गया, उसने बोला वो क्रॉस हो गया। 72 से 99 जो अभी फेज में चल रहा है, 99 से फिर वो 133 लुकास का बोल रहा है, 133 से फिर 156 या 157 है, और उसके बाद से फिर 199। तो लुकास सीरीज के हिसाब से ये $200 है का है। तो लेकिन ये होने में 2030 होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा। कि 2030 तक ये होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी हम लोग जो कप एंड हैंडल पैटर्न भी देख रहे थे, या जो फेबोनाची का जो 106 दे रहे थे, हाँ। उसको हम लोग ये सोच रहे थे कि 2026 के दिसंबर तक में होगा, लेकिन हो गया जनवरी में, 11 महीने पहले। तो जो 11 महीने पहले जो हो गया, तो इसका मतलब सिस्टम में बहुत बड़ा कोई फॉल्ट है, या सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त होर्डिंग हो रहा है। तो जब ये होर्डिंग हो रहा है, तब वो चाइना वाली खबर खोज किया। तो एक जेरूसलम पोस्ट की एक आर्टिकल मिला मेरे को कि 21 अगस्त 2024 का, जेरूसलम में, ठीक है, जासूसी के लिए माहिर हैं वो सब, और अमेरिका के फेवर में ही किए होंगे, तो वो उसने बताया कि किस तरीके से चाइना बाइंग कर रहा है, और उस आर्टिकल में जो जो बातें लिखी गई थी वो सब बातें हो रही है। तो चाइना, देखिए चाइना के साथ क्या बड़ा ज़बरदस्त है कि एक, आपको इतिहास में लेकर चलते हैं, ओपियम लड़ाई जानते होंगे आप, 1839 में हुआ था अफीम की लड़ाई। उसमें क्या था कि चाइना से ब्रिटेन जो है, चाइना से ले जाता था, पोर्सलिन ले जाता था, सिल्क ले जाता था, और जो है चाय लेकर जाता था, बदले में उसको सिल्वर देता था। तो सिल्वर क्या हुआ कि जब अमेरिका में चाय की लत लग गई, पोर्सलिन चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, तो बड़े ज़बरदस्त सिल्वर आने लगे। तो इंग्लैंड का सारा सिल्वर खत्म हो गया, यूरोप का सारा सिल्वर खत्म हो गया, उसके बाद वो मैक्सिको से सिल्वर लाने लगा, तो वो सिल्वर चला गया। तो इंग्लैंड को लगा कि भाई मेरा तो सारा सिल्वर चाइना खाया जा रहा है, और चाइना को सिल्वर के प्रति बड़ा प्रेम था। तो उसने क्या किया कि वहाँ अफीम की खेती करना शुरू कर दिया, और अफीम लाकर बेचने लगा। तो अफीम की लत लग गई चाइनीज़ों को। तो अफीम जब वो देने लगा, लत लग गया उनको, तो उनको बोला कि आप सिल्वर दो वापस। तो फिर जो है हम आपको अफीम तब देंगे जब आप सिल्वर दोगे। हाँ। तो वो सिल्वर देने लगा चाइना। तो चाइना का सारा सिल्वर जो है वापस इंग्लैंड जाने लगा। तो फिर क्या हुआ कि ये देखा कि मेरा सिल्वर जा रहा है, सिल्वर के प्रति बड़ा प्रेम है चाइना को। तो फिर 1839 में एक शिप पे पूरा अफीम आ रहा था, तो इन लोगों ने हमला कर दिया चाइनीज़ों ने, और जो है अफीम ओपियम वार फर्स्ट हुआ, जिसमें चाइनीज़ परास्त कर दिया गया। उसके बाद से उनको ये किया गया, फाइन किया गया 2,10,00,000 जो है सिल्वर डॉलर, ये फाइन हुए। तो सारे सिल्वर उसके पास से चले गए। सिल्वर डॉलर? हाँ, सिल्वर का बना हुआ था, सिल्वर अच्छा, का हाँ। जो जैसे सिक्का होते हैं ना उस तरह हाँ, का। तो सिल्वर डॉलर वो चला गया। उसके बाद से चाइना की तरफ से ये प्रण किया गया कि जो रिसोर्स हमारे पास नहीं है उस पर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि Interesting, चाइना हाँ। में जो इतिहास है, हाँ। उसकी जो चाइना की जो टोटल इकोनॉमी पॉलिसी चल रही है, हाँ। वो एक दार्शनिक के बयान पे चल रहा है। एक दार्शनिक आज से 150 साल पहले जो बयान दिया था, उस बयान पे पूरा उसकी इकोनॉमी पॉलिसी है। 1950 में जो माओ जो स्पीच दे रहे थे 52 में, हाँ। उस दार्शनिक के स्पीच से, और ये कहते हुए दे रहे थे जबकि चाइना का कोई हैसियत नहीं था 1950 में, इंडिया से भी कमज़ोर था उस वक्त। हाँ। वो कह रहा था कि हमें अमेरिका को हराना है। तो ये उसके विजन पे आधारित था। हाँ। तो जो सिल्वर नहीं है, तो अब उस सिल्वर पे देखिए चाइना जो है 10% 11% निकालता है, प्रोडक्शन करता है। उसके पास जो है आपको 60% प्रोसेसिंग कर रहा है। और उसके पास टोटल जो पड़े हुए थे एक समय 15% के आसपास बताया जाता था कि सिल्वर पड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड का। तो ये तमाम चीज़ है। तो सिल्वर को लेकर बहुत ज़बरदस्त प्रेम है, और इसको आगे इंडस्ट्री चलाने के लिए सिल्वर चाहिए। तो सिल्वर की लड़ाई है, और ट्रम्प को ये बात समझ में आया, बाइडेन को समझ में नहीं आया था। हाँ। ट्रम्प ये समझ गया। ट्रम्प बहुत तेज आदमी है, हाँ। बहुत ही शार्प है, करता है वो काम पागलों जैसा, लेकिन है बहुत शार्प। तो
इस हिसाब से अभी सिल्वर की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है। तो इसमें बल्ले जो हैं, जो छोटे निवेशक हैं, जो धैर्य रख के बैठ जाएंगे, कंबल ओढ़ कर सो जाएंगे, 2030 में जगेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त फायदे में रहेंगे। बहुत शानदार। और ये जो आपने नई नई बातें हमें बताई है, स्पेशली चाइना की स्ट्रैटेजी जो सर ने समझाई है, उसके लिए मैं चाहती हूँ आप फटाफट से लाइक भी कीजिए पॉडकास्ट को। और अगर ये आपको चाइना की स्ट्रैटेजी पता थी कि कैसे एक दार्शनिक के विचार के ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई और आज तक चल भी रही है, तो मुझे कमेंट करके आप बताओ। भी नहीं जानते हो तो भी बताओ कि हाँ जी, ये हमने पहली बार सुना है आज। अब मुझे सर आप ये बताएं कि 2030 तक कहाँ जाएगा सिल्वर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी रहती है सिल्वर की, जो मैंने हमेशा देखा है कि वो कितना भी टूट सकता है। मतलब वो 50% टूट सकता है, 60% टूट सकता है, 70% टूट सकता है। तो उसमें हार्ट बीट छोटे निवेशकों की बहुत बढ़ जाती है। तो क्या जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए भी चांदी है? छोटे निवेशक के लिए चांदी है, वो धैर्य रखे। चांदी के साथ क्या है कि शेयर बाजार में कि शेयर नीचे गिर सकता है, कहीं भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है, लेकिन चांदी और सोना नीचे नहीं गिर सकता। अब जो 1980 में हो गया या 2011 में जो हो गया, वो नहीं होगा। उसमें इंडस्ट्री में उतना यूज़ नहीं था। अभी इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है, इसलिए वो कंडीशन तो भूल जाइए कि अब 70% गिरेगा, 70% नहीं गिरेगा। इस समय पहले ये था कि उसका बेस $50 था। हाँ। वो खिसक कर पहले आया, फिर 52 आया, 58 आया, 60 आया, 66 आया, अब $70 उसका ज़बरदस्त बेस बन गया है। $70 से नीचे जाता हुआ सिल्वर कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। और दूसरा कि सिल्वर में जो होगा, तो इसमें क्या होता है कि लोग प्रॉफिट काटते हैं, नो डाउट, क्योंकि जब आपने 10 रुपये का खरीदा और 203% बढ़ गया, तो आपका 10 रुपया हो गया 30 रुपया। तो आप क्या करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उसमें से 10 रुपया निकाल लेते हैं। तो 10 रुपया निकाल लेते हैं तो 20 रुपया वो इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि उसका फ्री का हो गया, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वही करता है। तो ये 10 रुपया जो निकलेगा, तो आप एक तरीके से देखिए कि 1/3 निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा। तो 1/3 जो निकलेगा, और डिमांड जो है इतना ज़बरदस्त है कि 1/3 को तुरंत खपत कर देगा। क्योंकि अभी देखा गया था कि जब इसमें आप इसी हफ्ते देखिए कि सोमवार को जो है दोनों ने ऑल टाइम हाई बनाया, गोल्ड ने, सिल्वर ने। उसके बाद से शुक्रवार को उसमें जो है तेज गिरावट आई, $70 के आसपास गिर गया गोल्ड और $4 के आसपास गिर गया सिल्वर। उसके बाद से तुरंत रिकवर किया और सिल्वर $2.25 पे नीचे बंद हुआ और गोल्ड जो है $20 पे नीचे बंद हुआ। यानी जब जब सेलिंग आ रहा है, बायर बहुत हेवी आ जा रहा है। तो और ये चीज़ देखिए, आम आदमी नहीं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो समझ जाते हैं इस चीज़ को कि बायर आ रहा है कहीं से बहुत तेज। तो क्या करेंगे कि वो जो 1/3 भी जो बेचना चाह रहे थे उसको छुपा के बैठ जाएंगे। तो और जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता जाएगा, ये शूटअप करता जाएगा। तो यही कहानी इसमें हो रही है। और लेकिन इसको नहीं, एक चीज़ जो मारेगा, हाँ, वो तेल। क्योंकि इस समय क्या है, देखिए, गोल्ड महंगा है, सिल्वर महंगा है, प्लेटिनम महंगा है, प्लेडियम महंगा है, हाउस लेने जाइए, रियल एस्टेट महंगा है, शेयर बाजार जो अमेरिका का है सब महंगा है। सस्ता क्या है? सस्ता सिर्फ तेल है, क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल इस पर 57 के आसपास चला था, अभी $60 के आसपास आ गया है। और एक रिकॉर्ड देखा गया था कि 1861 से मैं स्टडी कर रहा था सिल्वर और तेल का, इन दोनों का रिश्ता बड़ा याराना वाला है। ये क्या करते हैं कि पहले सिल्वर भागता है, हाँ, फिर तेल छुपा रहता है, फिर तेल भागता है, फिर सिल्वर और तेल आपस में जो है गला मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर ये होता है। और ये 160 साल से ये इतिहास है। तो ये इतिहास बताता है कि जो सिल्वर का जो पैसा अगर जो निकलेगा, जो 1/3 वाली बात जो भी हम कह रहे थे, हाँ, वो पैसा जाएगा तेल में और फिर ये लोग मिलेंगे। उसके लिए तेल को तेज भागना पड़ेगा, सिल्वर को थोड़ा कम गिरना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ है उसके हिसाब से अभी डिमांड सप्लाई का, तो सिल्वर पे डिमांड बना हुआ है। पर ये अभी जो आपने बात बताई उस हिसाब से तो फिर क्रूड ऑयल में अब पैसा लगाया जा सकता है। फिर ये तो मैं नहीं बोल सकता, मैं तो इन्वेस्टर हूँ नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल काफ़ी बुलिश इस समय दिख रहा है। अब उसको गले तो मिलना होगा ना फिर सिल्वर के जाके। हाँ, टेक्निकल चार्ट तो ही बोलते। अच्छा, हाँ, टेक्निकल चार्ट के साथ हम आपको बता दें कि टेक्निकल चार्ट जो होता है, एक आकलन लगाया जाता है। 100% हो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। 100% होने के लिए उसके कारक जरूरी होते हैं कि उसको क्या, अब जैसे कप एंड हैंडल बन गया, हाँ, तो कप एंड हैंडल से कोई जरूरी नहीं है कि उसको तोड़ता ही। उसमें सिचुएशन, तो सिचुएशन क्या था कि अमेरिका का डिमांड और सप्लाई और चाइना का डिमांड सप्लाई वाला खेल आ गया पूरा, तो उसके कारण उसको सपोर्ट मिल गया। तो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। टेक्निकल चार्ट से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर बाद में टेक्निकल चार्ट पे फिर हम आँख मूंद के नहीं लगा देंगे। हाँ। जनता लगा देगी, लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे वो नहीं लगाएंगे। वो जाकर फिर देखेंगे कि अच्छा, ये 10 सिचुएशन है, ये 10 सिचुएशन इसको सपोर्ट कर रहा है, या 10 में 8 सिचुएशन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बन सकता है।